सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को राजुल और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं सभी सुनने वालों को। आज तो दो अवसर है। वैसे दीपा ये बताओ कि आज तुमने अन्नकूट की सब्जी बनाई है या कि फिर भाई को टीका काढ़ा है? देखिए, बड़े कह रहे थे कि भाई आज अन्नकूट कर लो, घर में बड़ों ने कहा, और भाई दूज कल होगी, तो हम कल मना रहे हैं भाई दूज। और अन्नकूट की सब्जी तो आज बनी है घर में। और देखिए ना, त्योहार का ऐसा एक रहता है माहौल कि आप आज मनाइए या कल मनाइए, वो जो उसके अंदर जो ऊर्जा, उसकी वजह से जो ऊर्जा आती है और जो एक घर का वातावरण जो खुशनुमा हो जाता है ना, उसका अंदाज ही अलग है। वो तुम्हारे चेहरे से लग रहा है क्या क्या अंदाज है। वैसे कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि, पूजा की थाल में सजे कुमकुम, अक्षत, चंदन, जल, मिठाई, फल, आरती और आंखों में ढेर सारा स्नेह, सिर पर हाथ और ललाट पर तिलक, फलता फूलता रहे भाई बहन का स्नेह और सदैव आए ये दिन विशेष यानी भाई दूज कल भी है और कुछ लोगों ने आज भी मना है जी। तो इन दोनों दिन की यानी कि गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की, दोनों की ही ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई सभी श्रोताओं को। जी हाँ जी। और आज हम क्या क्या करने वाले हैं? आज दिन विशेष के बारे में आपने जैसे बताया, सखी विशेष भी है हमारी, वीरांगना के बारे में हम बात करेंगे। और साथ में शरीर और मन दोनों को कैसे डिटॉक्स किया जाए। त्योहारों में बहुत हो जाता है ना। मन तो हो जाता है डिटॉक्स, शरीर को भी डिटॉक्स करना चाहिए। और त्योहार बीत जाने के बाद वो ऊर्जा की कमी जब हो जाती है तो मन भी थोड़ा बुझ जाता है, क्योंकि शरीर और मन का तो बिल्कुल चोली दामन का साथ रहता है। बिल्कुल साथ में रहता है। और भाई देखिए, ठीक है, डिटॉक्स की बात हम कर लेंगे राजुल जी, लेकिन व्यंजन कि जो अभी जो माहौल चल रहा है ना, अलग अलग तरह से पकवान बनाया जाए, मीठा भी खाया जाए, थोड़ा नमकीन भी खाया जाए सबके साथ अभी घर में, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चे भी बाहर रहते हैं नौकरी की वजह से या काम या पढ़ाई की वजह से। तो जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है ना, तो उस वक्त अलग अलग तरह के जो पकवान जो यूं घर में कई नहीं बनते लेकिन इन दिनों में खास बनते हैं, तो उसका आनंद भी उठाया जाएगा। और फिर डिटॉक्स की देखी जाएगी, भाई पहले खा पी ले। हाँ। और जब गोवर्धन पूजा की बात आती है तब तो घर में बड़ी धूम रहती है और बहुत सी बातें जानते हैं लोग कि गोवर्धन से जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं। लेकिन एक चीज हमें इस बरस पता चली और हमारे बड़ों से पता चली, तो मुझे लगा कि क्यों ना सबके साथ साझा की जाए ये बात कि जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अलावा उनके अनुसार ये कहा जाता है कि पुलत्स्य ऋषि मथुरा में श्री कृष्ण लीला से पहले गोवर्धन ले आए थे, ऐसा बोला जाता है। उसके पीछे क्या कहानी है, वो ये है कि पुलत्स्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन के पास पहुंचे थे, तो सुंदरता और वैभव देख के वो बहुत खुश हो गए उनकी गोवर्धन पर्वत की, और साथ ले जाने के लिए गोवर्धन के पिता द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ तो गोवर्धन को वहां लेके जाना चाहता हूँ। तो ऋषि के निवेदन को तो मना नहीं कर पाए पिताजी, लेकिन बेटे के लिए बहुत दुखी हो गए और गोवर्धन लेकिन जो मान गए थे, और इस वजह से पिताजी ने अनुमति दे दी ऋषि को कि ठीक है, आप इन्हें ले जाइए। काशी जाने से पहले गोवर्धन ने पुलत्स्य ऋषि से आग्रह किया कि भाई कि बहुत विशाल और भारी है, तो ऐसे में उसे काशी कैसे लेके जाया जाएगा। तो पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि तेज बल के जरिए हथेली पर रख के मैं ले जा सकता हूँ आपको। लेकिन गोवर्धन ने यहाँ कहा कि एक बार हथेली में आ जाने के बाद आप मुझे थकने की वजह से जहां भी रख देंगे मैं वहां स्थापित हो जाऊंगा। अच्छा जी। और ऋषि जब चलते चलते काशी जाने के लिए जब रास्ते में मथुरा पहुंचे, तो गोवर्धन ने सोचा कि श्री कृष्ण इसी धरती पे जन्म लेने वाले हैं, तो क्यों ना, और गाय चराने वाले हैं मेरे ही पर्वत पे, तो क्यों ना मैं यहीं रह जाऊं। तो ये सोच करके उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया। पुलत्स्य ऋषि उन्हें उठा नहीं पाए और
आराम करने की वजह से मथुरा में उन्हें रख दिया। अब शर्त तो ये थी कि भाई आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं तो बस वहीं जम जाऊंगा और वहीं बस जाऊंगा। हाँ। तो ये एक कहानी है, पौराणिक कथा है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हमारे संस्कार है, हमारे धरोहर है। तो ये एक अच्छी जानकारी मिली, लगा कि हम अपने सभी दोस्तों को भी ये बात बताएं। वाकई, और बहुत महिमा होती है, परिक्रमा की जाती, गोवर्धन परिक्रमा की तो बहुत ही महिमा होती है। और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ रहती है। जी। तो बड़ा ही खास विशेष अवसर होता है। और गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई आपके भी जो अनुभव हो हमारे सुनने वाले सखी सखाओं के, उनके बारे में हमें बताते चलिए। और हाँ, आज क्या खास बनाया है उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, वो भी हम जानना चाहते हैं। गोकुल गोधन पूजिए, गोकुल गोधन पूजिए, गिरिधर नंद राय। गोकुल गोधन पूजिए, गिरिधर नंद राय। नर नारी सब पुलस के, नर नारी सब पुलस के, पूजो सुख पाए। गोकुल गोधन पूजिए, गोकुल गोधन पूजिए, गिरिधर नंद राय। गोकुल गोधन पूजिए, गिरिधर नंद राय। नर नारी सब पुलस के, नर नारी सब पुलस के, पूजो सुख पाए। गोकुल गोधन पूजिए, गोकुल गोधन पूजिए। कहीं तो हनि कर लिए, कहीं तो हनि कर लिए, गई दो हनि, कहीं तो हनि कर लिए, दई लाले जाए, दई लाले जाए। हंस हंस देव नवावही, हंस हंस देव नवावही, दोही दोही सब गाय। गोकुल गोधन पूजिए, गोकुल गोधन पूजिए, गोकुल गोधन पूजिए। तो दीपा, जो गोवर्धन पूजा है वो अपनी अपनी तरह से सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मथुरा में होती है, गोकुल में, वृंदावन में, और अन्नकूट की ये पूजा जो है वो बनारस में भी बड़ी धूमधाम से होती है। कहते हैं कि यहाँ पर जो एक मंदिर है माँ अन्नपूर्णा का, तो वहाँ पर अन्नकूट का जो महोत्सव होता है जी। उस दिन माँ अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा को सार्वजनिक रूप से एक दिन के लिए निकाला जाता है, बाहर उनको रखा जाता है दर्शन के लिए। और दूर दूर से लोग इनकी अद्भुत छटा का दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये मंदिर जो है वो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूर पर है। तो वहाँ पर भी बड़ी धूमधाम रहती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग धूम रहती है। त्योहारों का तो कुछ ऐसा ही रंग रहता है। बिल्कुल। और सिर्फ
हमारे देश के जो श्रद्धालु हैं वो नहीं राजुल जी, विदेशों से भी आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं जो भक्ति में लीन होते हैं। और जैसे बात कर रहे थे ना गोवर्धन की, तो सप्तकोशी परिक्रमा वो करते हैं और ऐसा कहते हैं कि इस पर्वत में श्री कृष्ण घूमते हैं इन दिन। और अच्छा। विदेशी श्रद्धालु भारतीय परिधान वो पहनकर गोवर्धन की पूजा करते हैं। सिर पर प्रसाद की टोकरी लिए भक्त जन जब दूध से अभिषेक भी करते हैं और अन्नकूट का भोग भी लगाते हैं। क्या बात है। और देखो, अब भाई दूज भी कुछ लोगों ने आज मना रहे हैं, कुछ लोग और कुछ कल मनाएंगे। कुछ कल मना रहे हैं वैसे भाई दूज का ये पर्व खास इसलिए है क्योंकि ये प्रकाश पर्व है, यानी दीपावली का 5वां दिन आखिरी चरण होता है। और इसलिए भी है कि ये मान्यताओं और परंपराओं के बीच जो स्नेह की शक्ति है उसका प्रतीक बन जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, कोई भाव बीज कहता है, कोई टिक्का कहता है, यम द्वितीया कहा जाता है, भ्रात द्वितीया कहा जाता है, भर द्वितीया भी कहा जाता है, भाई फोटा भी कहा जाता है। मतलब कितने नाम हैं, जितना भाई बहनों के स्नेह का जितने रूप हो सकते हैं उतने ही इसके नाम हैं। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे तुम बता रही थी ना, बिहार और झारखंड में भाई दूज की अनोखी परंपरा है। हाँ, वहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से भाई दूज के दिन बिहार में राजुल जी बहनें अपने भाइयों को पारंपरिक तरीके से बजरी खिलाती हैं। अच्छा जी। और बजरी को खिलाने के पीछे ये माना जाता है कि भाई खूब मजबूत बने। अच्छा। और बहनें अपने भाइयों को पहले खूब कोसती हैं, फिर अपनी जीभ पर कांटा चुभाती है और अपनी गलती के लिए भगवान से माफी मांगती हैं। तो ये भी एक तरीका है अपना प्रेम दिखाने का। हाँ, कुछ कुछ कहानियां लोक कथाओं में है कि भाई बहनें अगर बहुत प्यार, भाई बहन में बहुत स्नेह होता है तो मतलब इसलिए कि भाई के ऊपर कोई बला ना आए, उसको टालने के लिए बहनें जो है वो झूठ मूठ का अपने भाई को कोसती हैं। कुछ लोक कथाओं में है ऐसा। और कुछ स्थानों पर भाई फोटा के नाम से भी मनाया जाता है ये त्योहार। फोटा यानी कि तिलक। भाई फोटा पर भाई के तिलक लगाने की जो परंपरा है उसमें मंत्रों का भी जाप होता है जी। और ये जो फोटा होता है तिलक, ये चंदन, काजल, दही, इन सब का पेस्ट होता है जी। इन सब से मिलके बनाया जाता है। और फिर उसके लगाने की भी एक तरीका है ना। हाँ, उसका क्या खास तरीका है जी, कि यदि भाई से बड़ी है बहन तो वो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से फोटा लगाती हैं, और जबकि बहन अगर छोटी है तो अपने दाहिने हाथ से फोटा लगाती है। और जैसा कि होता है कि तिलक की जब लगा दिया जाता है तो नारियल भी देती हैं। कई बहुत से स्थानों पर ऐसा भी है कि बहनें नारियल भेंट करती हैं भाई को, कहते हैं शुभ माना जाता है जी। और कहीं कहीं पे ये भी कि भाई भी फिर उपहार देते हैं। हाँ। तो अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके हैं। भाई का तो उपहार देना भाई बनता है और बहनें फिर ऐसा मौका भी क्यों छोड़ेगी जहाँ भाई से उपहार ना ले। और फोटा कहें, तिलक कहें, कोई भी नाम दें, लेकिन बस ये तो बहन का स्नेह है जो कि भाई के उस पर माथे पर चमकता है हमेशा, है ना जी। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई
जमाने की कोई चीज नहीं चाहिए इस स्नेह के आगे। और कोई किसी चीज की बराबरी हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, जब भाई आपके सामने खड़ा हो और दुनिया की सारी जमाने के हर सुख हमारे सामने हो, दोनों के समय हम हमेशा हाथ अपना भाई की हथेली या उसकी कलाई को पकड़ लेंगे और बोलेंगे बस मुझे मेरा भाई मिल गया तो सब कुछ मिल गया, है ना। अच्छा, भाई की बातें करते हुए बहनों की आंखों में जो चमक और जो खास, जैसे कुछ बात हो रही है और तारीफ करते हुए या नाम लेते हुए या उसके प्रति अपने भावनाएं व्यक्त करते हुए जो एक रोंगटे से खड़े होते हैं, उसका अनुभव किया है कभी? बिल्कुल किया है। शायद आप देख भी रही होंगी, महसूस आप यहाँ मुझे कर रही हैं, मैं आपकी आंखों में वो महसूस कर रही हूँ। और हमारी सारी सखियां भी शायद इस भावना से गुजर रही होंगी, है ना। और हमको लगता है हमारा भाई सबसे खास है, सबसे खास, है ना। क्योंकि जब वो एक चीज वो दूर से ही बगैर कहे बहुत सारी बातें समझ जाता है। अगर दूर है आपका भाई तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, पता नहीं कहाँ से उसे समझ आ जाता है कि भाई आज तुम्हारी आवाज में ये थोड़ी लो फील कर रही हो, ऐसा क्यों है। जबकि हम अच्छे से बात करेंगे, हम बोलेंगे नहीं बिल्कुल तो अच्छे से बात करें, नहीं हुआ क्या है बता दो। तो ये जो एक समझ है, बगैर कहे बगैर शब्द के जो समझ लेना, वो भाई बहनों के अलावा और कहाँ मिल सकता है। अच्छा, अभी तुमने कहा ना कि आवाज में लो है, तो भाई ये जो आवाज में जो एक धीमी आ जाती है ना, धीमापन आ जाता है, ऊर्जा थोड़ी कम लगती है, उसका बहुत कुछ कारण जो है वो मन का डिटॉक्स ना होना है। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तुम ये बताओ संदेश कौन से हैं? मैं तो ये भाई दूज का ही एक संदेश हमारी सखी का आया है, वो बताना चाह रही थी अपनी सहेलियों को कि बहन ने यमुना जी से मिलने यमराज आए बहुत टाइम के बाद, और बहन ने शिकायत की कि आप कभी नहीं आते और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो यमराज जी कहने लगे कि भाई मैं तो यमराज हूँ और लोग मुझसे भय खाते हैं, इसी संकोच से मैं तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आता। पर आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो भी भाई आज यानी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बहन के घर अपना झूठा गिराएगा या भोजन करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद रहेगा। इसीलिए आज के दिन भाई बहन के दरवाजे पर जाते हैं और हर्षोल्लास और मतलब खुशी के साथ ये दिन मनाते हैं। तो ये भी एक कथा है, और जैसे जो अन्नकूट पूजा या गोवर्धन पूजा है जो कि आज बहुत सारे लोग मना रहे हैं जी, उसके बारे में भी एक बात हमारी एक साथी ने लिखकर भेजी है कि इसे गुजराती नववर्ष की शुरुआत होती है इसके साथ, और ये आमतौर पर दिवाली के बाद मनाया जाता है। गुजराती नववर्ष 2022 जिसे बेसतु बरस या गुजराती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है जी। तो जब ये बात होती है ना कि जब दो मौके साथ होते हैं तो बस ये होता है कि गीत सुनते रहो और सुनाते रहो। तो चलिए सुने गीत। आज मेरा मन मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन, तुझे देख के मचल गया आज मेरा मन मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन। किसी को कहते हैं, तुझे देख के मचल गया आज मेरा मन मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन।
देख के मचल गया आज मेरा मन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन, मेरे दिल की पायल बाजे सैया छन छन छन। दिल की पायल छन 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 बजती है। हमारे एक साथी ने कहा है कि भाई ये जो परहेजी का समय होता है ना, कि खूब सारा खा लिया जाता है, त्योहार आते हैं और उसके बाद फिर छठ आती है जी, और शरीर का डिटॉक्स शुरू हो जाता है। शरीर और मन का भी डिटॉक्स होना ज़रूरी है। वैसे खाने खिलाने की बात की जाए तो एक ये संदेश है, कल हमारे घर खीर चने की दाल भरी हुई पूरी और दाल का पिट्ठा यानी फरा बनता है, जिसे हम भाप में पकाते हैं। खीर में छोटी छोटी आटे की पीठियाँ बनाकर डालते हैं, उसे खीर में ही पकाते हैं, जिसे अमर पिट्ठी बोला जाता है, और वो भाई को खिलाते हैं। उसके साथ साथ हम जो गोधन कूटते हैं उसमें चने, नारियल और मिठाई रखते हैं, वो भी भाई को खिलाते हैं। तो ये देखिए कितना हर घर का हर प्रांत का एक अपनी खासियत होती है ना, और उस हिसाब से बनता है। और जो डिटॉक्स की बात करने वाले हैं हम राजुल जी, तो भोजन में भी अगर आप गौर से देखिए ना, तो कुछ इस तरीके से बनते हैं कुछ खास पकवान की वो अपने आप में डिटॉक्स होता है। जैसे एक होती है राम भाजी कही जाती है, जो कि अन्नकूट के दिन बनती है, तो उसमें सब प्रकार की हरी भाजी को लिया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, कौन सी, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गया, मूली के पत्ते हो गए, ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं इनको लिया जाता है, इन्हें भाप में इनको भी पकाया जाता है, साथ में आप मूली और आलू को भी पकाइए, और फिर बहुत बढ़िया सा टमाटर और बैंगन के साथ बघार कीजिए, इसमें सारे खड़े मसाले डालिए, फिर ये जो आपने जितनी हरी पत्तेदार सब्जियों को उबाला है वो उसमें डाल दीजिए। अच्छा। और इन सबको जो मिक्स करके बनाया जाता है, तो जब हरी पत्तेदार इतनी सारी सब्जियां होंगी, अलग अलग तरह की रंग बिरंगी सब्जियां होंगी, वो अपने आप में एक जो कहते हैं ना डिटॉक्स व्यंजन या डिटॉक्स पकवान नहीं हो गया। खाना तो खाना है उसमें जैसे ऊंधियू भी बनता है, और बहुत जगह सूरन की सब्जी भी बनती है। तो सूरन यानी कि जिमीकंद जिसको कहते हैं, वैसे तो ये खुजली पैदा करता है, तो इससे लोग बचते ही रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी पाई जाती हैं, इसलिए इसको जब काटे तो हाथ में तेल या कुछ ऐसा लगा लिया जाता है। जी, काटे। और बहुत से लोग इसे उबाल कर बनाते हैं। अगर आप उबाल के नहीं बना रहे हैं तो भी आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा उसमें जीरा और हींग का तड़का देने के बाद उसको भून लीजिए तेल में, और उसके बाद फिर जब भून जाए वो, तब उसमें सारे मसाले डाले जाते हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च, और मिर्च स्वादानुसार होती है जी। और फिर आप उसमें थोड़े से गरम मसाले भी डालें। कुछ लोग उसमें खड़े गरम मसाले डालते हैं और कुछ लोग उसमें पिसे डालते हैं। तो पिसे गरम मसाले ये है कि अपना उसी के साथ साथ सारे लपट जाते हैं सूरन की सब्जी के साथ जी। और जब उसके बाद उसको कुछ लोग कढ़ाई में पकाते हैं, कुछ लोग कुकर में डालते हैं। तो अगर कढ़ाई में पका रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, नहीं तो कुकर में तो एक दो सीटी के बाद आपका पता लग जाएगा। इंतजार करिए, देखिए कि पक गया है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो पहले से आपने इमली भिगो के रखी है वो भी डाली जाती है, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही हो जाता है। और कुछ लोग उसमें थोड़ा सा एक जो चुटकी भर गुड़ होता है ना, वो भी डाल देते, खट्टा मीठा सारा स्वाद। तो चलिए खट्टे मीठे स्वाद को लिए हुए एक खट्टा मीठा से गीत। झुक झुक झोला खाए, झुक झुक झोला, हो झुक झुक झोला खाए रे बदरिया, झुक झुक झोला खाए। सावन की रुत आई रे मेरो, धीरज छूटो जाए, हाय हाय धीरज छूटो जाए। झुक झुक झोला खाए, झुक झुक झोला, झुक झुक झोला खाए, झुक झुक झोला। पवन के चंचल झोंके, चंचल झोंके, हो हाय मेरे मन बिच, मेरे मन बिच, हो मेरे मन बिच धुक धुक होए के जियरा चौंके, जियरा चौंके।
देखो कौन दूर पे गाय रे, देखो कौन आज ललचाए रे, काहे नजर मेरी टकराए, क्यों मेरा मनवा उड़ उड़ जाए, कुछ भी नहीं समझ में आए रे। ओ आजा रे आजा ओ परदेसी, आजा आजा रे आजा ओ परदेसी, क्यों मुझको तरसाए, सावन की रुत आए रे मेरो, धीरज छूट हो जाए, हाय हाय धीरज छूट हो जाए। दीपा, सावन की रुत नहीं है, लेकिन गाने में जो सावन का आनंद है ना, वो हम तक पहुंच गया, और ऐसे भी हम लोग स्नेही के सावन में इस समय झूमे हुए और डूबे हुए हैं, है ना। हाँ, तो अब ये झूमना और डूबना ये यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि अभी एक अंतराल का वक्त हो गया है। जी। इतना सा ब्रेक था और वो हो गया पूरा, और हम आ गए वापस। तो दीपा, आज जो सखी विशेष है हमारी, वो एक वीरांगना है, और जब वीरांगनाओं की हम बात करते हैं तो बहुत सारी इतिहास के ऐसे पन्ने पलटते हैं जब कई बार उनका नाम उसमें छुपा हुआ है, और ऐसी ही वीरांगना के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और जब वीरांगनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ इस तरह उनके जीवन के बारे में जानकर रोमांच आ जाता है कि कैसे उन्होंने उस वक्त वो सब कठिनाइयों में, या जो कहते हैं ना उस वक्त का जो उस दौर का जो दायरा था छोटा था, कि फिर भी इतने बड़े बड़े वो काम कर जाया करती थी। तो जब ये इनके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन को रोमांच हो जाता है एकदम। भीषण संकट में भी हिम्मत से काम लेने वाली और यातनाएं सहकर भी अपने साथियों के बारे में कुछ न बताने वाली उन वीरांगना का नाम है डुकोरी बाला देवी जी। बीरभूम जिले के गांव में 1887 को उनका जन्म हुआ था, और छोटी थी तभी उनका विवाह हो गया। डुकोरी बाला देवी जीवन की इस नई भूमिका में खूब अच्छी तरीके से रम गई। घर गृहस्थी, पति, बच्चे, सभी जिम्मेदारियां बड़ी कुशलता से निभाने लगी। राजुल जी, उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और धन जो है उसको इकट्ठा करने में लगी थी। कंपनी की जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी ना, उसकी वजह से सारे देश में एक असंतोष की लहर तो थी। खास तौर से बंगाल में विद्रोहियों ने के जो तेवर थे वो कुछ अलग ही थे, और उसकी वजह से कंपनी घबराई हुई भी थी। इससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। अब ये घोषणा जब हुई तो खूब जमकर इसका विरोध हुआ, और फिर देशभक्त जो क्रांतिकारी थे उनके हृदय में आक्रोश की चिंगारी एकदम सुलगने लगी। डुकोरी बाला देवी के जो बहनोई थे और उनका जो भांजा था वो एक क्रांतिकारी दल के सदस्य थे, और इसी वजह से मतलब उन्हें अक्सर उनकी बातें सुनने का जब भी मौका मिलता तो वो उनकी गतिविधियों से, उनकी विचारधाराओं से, उनकी और उनके दल की कार्य जो नीतियां होती थी उनसे बड़ी प्रभावित थी जी। और फिर इस तरह से एक घरेलू स्त्री से वो एक सजग, सतर्क और साहसी देशभक्त कब बनती गई पता ही नहीं चला। और उनके भांजे नहीं चाहते थे कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले, क्योंकि वो तो जानते थे ना कि भाई ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है जो वो करना चाहती हैं। लेकिन डुकोरी बाला देवी अपना मन बना चुकी थी। उन्होंने अपने भांजे से कहा, अगर तुम लड़के देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो तो हम माए क्यों पीछे रहें। इस तरह से वो भी क्रांतिकारी दल में शामिल हो गई।
झाऊपारा में था उनका घर, और वहां पर वो जो उनका घर था वो क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा सा बन गया था, और वो दल के सभी सदस्यों की मासीमा बन गई थी। उन्होंने पिस्तौल चलाना भी सीख लिया। देखिए, मतलब एक गृहस्थन पिस्तौल, उन्होंने पिस्तौल भी चलाना सीखा। कलछी पकड़ने वाले हाथ जो थे, उन्होंने पिस्तौल थामना भी सीख लिया। कंपनी को सबक सिखाने के लिए शस्त्रों की जरूरत थी। खबर मिली कि कलकत्ता की एक शस्त्र कंपनी के पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा आ रहा है, जिसमें पिस्तौल और बहुत सारे विध्वंसक सामग्री है। तो हथियारों के गोदाम पहुंचने से पहले ही सारा सामान क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में कर लिया, कि इससे पहले कि वो कंपनी के जो भी क्या कहते गोदाम है वहां पहुंचे, उन लोगों ने अपने ही हिस्से में ले लिया, कब्जा कर लिया उसका। अब इस बात की खबर चारों तरफ फैल गई। जब फैली तो समाचार पत्रों में भी इसका न्यूज इसकी प्रकाशित हुई, और जो सरकार थी वो बिल्कुल बौखला गई जी। और कुछ हथियार जो थे, हाँ, कुछ हथियार जो थे वो उनके डुकोरीवाला देवी के घर रखवाए गए जी। तो अब मार छानबीन हो रही थी इधर उधर, तभी खोजबीन के बाद जो सिपाही थे उनको डुकोरीवाला देवी के घर का सुराग मिला। तो फिर पुलिस दल वहां पर वारंट लेकर पहुंचा, उनके घर की तलाशी लेने के लिए कहा। उस समय डुकोरीवाला देवी ने क्या किया कि अपनी जो पड़ोसिन थी उनके घर हथियार भिजवा दिए। लेकिन इस तरह से वारंट में, जो तलाशी का वारंट था, उसमें तो कुछ नहीं मिलना था। लेकिन एक मोहल्ले का जो एक व्यक्ति था उसने इस बारे में पुलिस को बता दिया और भेद खुल गया। और ये भेद खुल गया और डुकोरीवाला देवी और उनकी पड़ोसिन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पड़ोसिन को जमानत मिल गई, लेकिन डुकोरीवाला देवी को जेल में रखा गया और उन्होंने अपने साथियों और दल के बारे में कुछ भी मुंह नहीं खोला, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी, कि बहुत ज्यादती हुई उन पर, लेकिन उन्होंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। उन पर मुकदमा चला, 2 साल 6 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई उन्हें। जेल में भी उनका मुंह खुलवाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन डुकोरीवाला देवी दृढ़ थी। सजा पूरी करके वो जेल से बाहर आई और समाज सेवा के काम में जुट गई। और दीपा वो पहली महिला थी जिन्होंने सशस्त्र क्रांतिकारी दल में महिला, एक मतलब सशस्त्र महिला क्रांतिकारी सदस्य थी वो उसकी उस वक्त। और एक ऐसी स्त्री जिसने घर की सुरक्षा और एक निश्चित दायरे में ही आंखें खोली, उसी बीच पली बढ़ी और विवाह के बाद उसी दायरे में रही। उनके लिए इस तरह का साहस दिखाना बेशक आसान नहीं रहा होगा वो वक्त। बिल्कुल बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन डुकोरीवाला देवी ने देश के लिए वो मुश्किल भी पार की, ये सब किया। 28 अप्रैल 1970 को उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन उनकी हिम्मत, मजबूत इरादा और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो हमेशा एक मिसाल बना रहेगा। और ये कितनी बड़ी बात है कि एक बिल्कुल ऐसी पृष्ठभूमि से आकर, जहाँ पर ना तो इतना ज्यादा कुछ शिक्षा का प्रभाव था, ना कुछ ऐसा था कि उनके सामने बहुत कुछ कर गुजरने के लिए बहुत रास्ते खुले हुए थे, तब भी हाथ में उन्हें जो भी आया, जो समझ में आया, उससे योगदान दिया। तो ये बड़ी बात होती है कि हमारे बस में जो है वो हम कर पाए, जो देश के काम आए। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है। ये चमन हमारा अपना है।
अपने हाथों में अपनी लाज है। ये चमन हमारा अपना है, इस देश में अपना। दीपा, डिटॉक्स की जब बात होती है तो हमारे जो सखियां और सखा हैं जी, वो बड़े मुस्तैद हैं इस मामले में। जो उनके संदेश हैं उनको पढ़ने से पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब तैयारी हो जैसे, है ना? सब तैयार है। एक संदेश है कि शरीर का डिटॉक्स करने के लिए पर्याप्त पानी पीना, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद नींबू डालकर पीना अच्छा होता है। दिन भर अपनी पानी की बोतल में खीरे संतरे के टुकड़े डालकर रखा पानी पीना अच्छा होता है। हरी सब्जियां खाना, एक्सरसाइज करना, योग करना भी अच्छा होता है। फल का सेवन, पर्याप्त नींद भी जरूरी है। तो डिटॉक्स के लिए इन्होंने सारी जरूरतों के बारे में लिख दिया। हाँ, जो इन्होंने ये लिखा है ना, जो पानी की जो बॉटल है उसमें खीरे के टुकड़े, संतरे के टुकड़े डालना, तो उससे ना वो जो एक अम्ल और क्षार का जो संतुलन है हमारे शरीर में वो बराबर हो जाता है। तो जब बहुत अम्लीय हो जाता है तो उसको बराबर करने में ये पानी मदद करता है। तो अगर ये भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सुझाव है। ज्यादा कोई कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, बस इकट्ठा करके डालना ही है। तो कोई मेहनत का काम तो नहीं, तो ये आसानी से काटने में भी तो थोड़ी सी मेहनत लगती है। इतनी तो मेहनत राजुल जी करनी पड़ेगी ना, इतना भी नहीं करेंगे तो शरीर तो हमारा ही है। और तो ये बात समझने में थोड़ी सी देर लग जाती है। चलिए, देर सवेरी सही जगह पे अगर आएंगे तो अच्छा है। और देखिए, इसी तरह से एक और संदेश है कि शरीर के साथ साथ आपको रोजाना अपने मन को भी डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। मन को टॉक्सिन को निकालने का अच्छा तरीका है डायरी लिखना। वाह! तो रोजाना थोड़ा समय निकालकर डायरी लिखिए। अगर आप 24 घंटे में से 10-15 मिनट भी डायरी लिखने के लिए निकाल लेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और पॉजिटिविटी दोनों बढ़ जाएंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं भाई हम क्या लिखें, हमें समझ ही नहीं आता है कि लिखें क्या। हम खोल के बैठे हैं लेकिन हमको लिखना ही नहीं आता है। तो कुछ भी लिखिए। आप किसी चीज से परेशान हैं, किसी व्यक्ति से नाराज हैं, या कोई चिंता आपको खाए जा रही है, तो उसी के बारे में बिना हल खोजे, हल नहीं खोजना है। या अगर किसी से नाराज है तो किसी की गलती या कमी ये नहीं बतानी है। बस जो कुछ भी उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में भाव आ रहे हैं वो सब लिखिए। जैसे अगर आपके मन में ये भी आ रहा है कि मेरा मन करता है कि उसको जाकर अच्छी तरह झंझोड़ कर पूछूं कि तुम्हारी परेशानी क्या है, तो ये वाक्य पूरी अक्षरशः इसी तरह लिख दीजिए कि मेरा मन करता है कि उसको झंझोड़ कर पूछूं कि तुम्हारी परेशानी क्या है। तो इस तरह से जो मन का गुबार होता है ना, वो निकलने लग जाता है। और वो जब आप लिख कर निकालते हैं जी, तो मतलब ये होता है कि आपके सामने वो सारी चीजें आती जाती हैं और कई बार उसी के बीच में आपको एक रास्ता भी मिल जाता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लिखने के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे छोड़ो भाई, हो गया, चलो ठीक है, अब हम गुस्सा नहीं है, हमारा गुस्सा खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि वो गुस्सा लिखने पे चला गया है ना। हाँ। लिखने के दौरान वो सारी भावनाएं निकल आई बाहर। अगर वो जो जैसे आप बोल रहे हो ना कि अक्षर से लिख दो जो आप बोलना चाहते हैं, तो वो भावनाएं भी तो साथ में निकलती जाएंगी, यानी वो इमोशंस भी बाहर आते जाएंगे, है ना। और अगर जैसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे ऐसे होता ना कि पेन लेकर कुछ भी बनाना, पेन या पेंसिल लेके कुछ भी बनाते रहना, किसी भी तरह की आकृति डूडलिंग कहते हैं ना, कि कुछ भी किसी भी तरह की आकृति आप कुछ भी बना रहे हैं और वो बनाते बनाते ही आपका दिमाग जो है वो शांत होने लगता है। क्योंकि सारा खेल जो है वो डिटॉक्स में दिमाग का ही है। बिल्कुल। तो जहाँ दिमाग शांत हुआ तो वहाँ समझ लीजिए कि बहुत कुछ शांत होने लगता है। तो देखिए, इसी तरह से एक और बात, ये जो आप बात करें ना, उसी तरीके की एक संदेश है कि मन और शरीर का टोक तो होता ही रहता है। वो खाने पीने की बात हो या कहीं जाने की बात हो, मन ही तय करता है। गुजराती में एक मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, यानी हमारे मन की इच्छा हो तो हम कहीं भी चले जा सकते हैं, यानी कि हम कहीं जा सकते हैं या कुछ जो चाहे वो हम कर भी सकते हैं। और कभी कभी ये मन बिल्कुल मचल जाता है। अब जैसे एक संदेश ये है कि स्मार्टफोन और आईपैड जैसे स्मार्ट गैजेट्स को बिना किसी जरूरी काम के स्क्रॉल करते रहना भी हमारे मन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी। बेवजह की सूचना और दूसरे लोगों की जिंदगी से जुड़े अपडेट्स मन पर एक अनदेखा भार बढ़ाते हैं। कभी दूसरों से पीछे छूट जाने का भाव आता है तो कभी अपनी खुशियां कम दिखती पड़ती हैं। स्क्रीन के उस ओर दिख रही या दिखाई जा रही दुनिया की सच्चाई जाने बिना ही हमारा मन अवसाद और तनाव में घिरने लगता है। ऐसे में मन की मरम्मत करने के लिए
टेक्निकल डिटॉक्स बेहद ज़रूरी है। समय रहते ना चेते तो इन हालातों से निकलने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मन को साधने के लिए भी एक प्रतिबद्धता की दरकार होती है। मन मस्तिष्क की सेहत को सहेजने के लिए गैजेट्स की ज़रूरत और लत का फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। गैजेट्स से दूर होना ही काफ़ी नहीं, इनसे बचाते हुए समय को रचनात्मक कार्य में लगाना भी ज़रूरी है। और दीपा, ये कहते हम सभी लोग हैं, लेकिन इस पर अमल बहुत कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं या कोई घर का कोई दूसरा व्यक्ति हाथ में लिए दिख जाता है, मोबाइल या कोई गैजेट ऐसा लिए दिख जाता है। तो ऐसा एक समय निश्चित किया जा सकता है जिस समय कि हम उसको देखेंगे भी नहीं, वो हमारी सीमा से दूर रहेगा। घर का कोई एक कोना हो जहाँ पर एक खास समय पर वो सारे मोबाइल, सारे गैजेट्स इकट्ठे हो जाएं, चाहे वो रात का ही समय हो, और वो ऐसा प्रतिबंधित एरिया हो कि वहीं तक मोबाइल रहेंगे, उसके बाद वहां से बाहर नहीं निकलेंगे 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, जब तक। और ये जब आप ये बात कर रही हैं तो एक ख्याल आ रहा है, मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने कुछ ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे जब वो लोग हर महीने मिलते हैं तो उस वक्त वो क्या करते हैं, एक टोकरी रख देते हैं, बिल्कुल जो हॉल है उनका जहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं वहाँ पे एक बड़ी सी टोकरी रख देते हैं, और सबके लिए ये अनिवार्य होता है कि आप अपने फोन यहाँ रख के ही अंदर आएंगे, कि अगले जो भी 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे हम जितनी भी देर सारे मिलने वाले हैं, उस वक्त हम और आप एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे। शिकायतें करना है, शिकायतें करेंगे, किसी का किसी से मन मुटाव है तो उसे साफ करेंगे, आपस का अंतर दूर करेंगे, लेकिन ये जो गैजेट है ये हमारे हाथ में उस वक्त नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर अमल करके मन का डिटॉक्स किया जा सकता है। और एक चीज और भी है कि जैसे स्टोर से हम लोग जो क्लीनर होते हैं, जो घर की सफाई करने के लिए जो भी हम उपयोग करते हैं सफाई के लिए, तो उसकी बजाय हम घरेलू क्लीनर का उपयोग करें, सिरका वगैरह का उपयोग करें, तो वो भी एक तरह से ऐसा होता है ना कि थोड़ा प्राकृतिक वातावरण अपने आसपास बनाते हैं, तो उससे भी मन पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। और यही आपने अभी बात कही थी कि हम अपने आप को फोन से दूर रखें, फोन या किसी जो दूसरे गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और है कि घर में ही ना रहकर कोशिश करें सारी, बाहर निकलना भी डिटॉक्स का ही एक तरीका होता है। बिल्कुल जी। जैसे बाहर आप घूमने जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं जी, या पेट को घुमाने के लिए जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो रोज जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को थोड़ा सा बदल कर देखें। पार्क पर ऐसे ही बेंच पर बैठ जाएं और आसपास की चीजों को देखें, तो आसपास की चीजों को देखते हुए भी मन कई बार जो है वो बदल जाता है, कहते हैं ना मन बदल गया हमारा। और आप जैसे आप कहीं एक जगह जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ और लोग भी आएंगे, तो वहां पे भी आपकी एक अलग सी दोस्ती बन जाती है, वो एक अलग समूह बन जाता है, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। तो डिटॉक्स होने के तरीके बहुत सारे हैं, हमें चुनना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या हम पर जमता है। और ये पता है एक तरीका ये भी है, कंगना, खनक गयो हाय बड़ी कंगना।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं राजुल जी कि तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ी समस्याओं में से एक कारण मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन समस्या बन जाती है अगर उसको हर समय उस पर नजर गड़ी रहती है, हर समय उसको फिर पलट पलट के देखना कि देखें हमने ये पोस्ट डाली थी, इस पे क्या क्या कमेंट आए हैं, या कि देखिए कि इन्होंने क्या किया है, फलाने क्या किया है, फलाने क्या किया है, अरे इनके में इतने कमेंट्स आ गए, कैसे आ गए, और या फिर बार बार किसी फोन पर चैट करते रहना, किसी भी माध्यम से, जो तमाम तरह के माध्यम है, व्हाट्सएप वगैरह करते रहना, या दूसरों की प्रोफाइल को ही चेक करते रहना। हाँ। ये भी तो कहीं नहीं मन को इधर उधर भटकाता है। तो भाई ये है ना कि अति जो है हर चीज की बुरी होती है, तो वो अति जो हो रही है तो उसी की वजह से भी कई मन का जो डिटॉक्स है वो नहीं हो पाता। बस हमने उसी की तरफ आपका ध्यान दिलाया है। बाकी मोबाइल तो एक बहुत ही जरूरी चीज है और उसको साथ में रखना भी होता है। अब ये बताओ कि त्योहारों का मौका है तो कुछ खाने पिलाने की बात होगी कि नहीं? हम लोगों ने अन्नकूट की सब्जियां तो बता दी। और राजुल जी कभी कभी पूरी के अलावा ना ऐसा लगता है भटूरे बनाए जाए घर में। भटूरे बहुत पसंद आते हैं घर में। छोले भी बना दो ना। छोले तो चलिए सबका अपना अपना एक स्वाद होता है छोले का, छोले तो बन ही जाएंगे। और भटूरे कभी कभी एकदम फूलते नहीं है या वो जो कुरकुरापन नहीं आता है, तो आज सोचा कि भटूरे की रेसिपी बता देते हैं अपने सखियों को कि एक बाउल में दही लें और उसमें थोड़ी सी चीनी और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें। ये खास बात है। हाँ, दही में थोड़ी सी चीनी और पानी अच्छे से मिक्स कर ले और उसके बाद एक बड़े बर्तन में मैदा ले ले, थोड़ा सा गेहूं का आटा ले, थोड़ा सा रवा ले, नमक और दही के मिक्स को जो है इसको नरम आटा गूंथ ले इसके साथ। मतलब जैसे 3 भाग आपने गेहूं का मैदा लिया है तो एक भाग मैदा और मतलब गेहूं का आटा और रवा मिला हुआ हो। और फिर ये जो नमक और दही का जो मिक्स बनाया है ना, उससे आटा गूंथ ले अच्छे से नरम। अब इस आटे को गीले कपड़े से ढककर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि उसमें खमीर उठ जाए। वो खमीर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खमीर उठाने के लिए बहुत सारी चीजें, सोडा वगैरह डाला जाता है, तो इस तरह से उठाया जा सकता है। इस तरह से भी उठाया जा सकता है। और फिर थोड़ी जब 2-3 घंटे हो जाए या आपके खाना जब बनाने का समय आए तो लोई लेकर के उसको अपने पसंदीदा शेप में बेल ले। कोई गोल बनाता है, कोई छोटे छोटे गोल पूरियों की तरह बनाता है, कोई लंबा आकार देता है। तो ये करके एक पैन में तेल गरम करके इन्हें फ्राई कर ले। और अब आप देखिएगा कि ज़रूर आपके जो भटूरे हैं बहुत अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और वो जो एक जो खाने पे मुंह में जो चिपकना नहीं चाहिए, रबड़ की तरह जो खिंचता है वो नहीं खिंचेगा। जी दीपा, आधे काम मत क्या करो। देखो तुमने भटूरे तो बना दिए, अब भटूरे के साथ बच्चे कहेंगे छोले भी होने चाहिए, तो चलिए छोले हम बता देते हैं। चलिए आप बताइए। अच्छा, छोले बड़े अच्छे लगते हैं। पिंडी छोले ही बताते हैं। तो छोले जो है वो पहले से पानी में भिगो कर रख दें और फिर रात में ही भिगो दें क्योंकि ज़्यादा समय लगता है इसको भीगने में। फिर उसको कुकर में डालकर पकाने के लिए रखें। अब जब डाल रहे हैं आप उसी समय उसमें टी बैग अगर हो तो वो डाल दें, अगर वो नहीं है तो जैसे चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। एक पोटली में बांध के चाय की पत्ती डाल दें, लौंग, नमक, 1 चम्मच तेल डाल दें और फिर उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से उबाल लें। फिर जब उबल जाए तो फिर एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम करें और उसमें खड़े गरम मसाले डालें। जैसे आप बड़ी इलायची है, दालचीनी है, जावित्री है, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, तेजपत्ता है, ये सब डाल दें। फिर जीरा और हींग डालें और उसके बाद उसमें पिसा हुआ प्याज डालकर उसे भून लें अच्छी तरह से। अब उसमें टमाटर की जो आपने प्यूरी बनाई है उसको डालकर भूनें और उसके बाद उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, अगर लहसुन खाते हो तो बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, ये सब डाल दें। फिर धनिया, मिर्च, नमक और छोले मसाले डालकर अच्छे से उस मसाले को भूनें और उसके बाद उसमें बॉयल छोले मिला दें। पानी अगर लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ी देर आंच पर पका लें और फिर 5 मिनट के बाद गैस बंद कर दें। और छोले में आप चाहे तो पनीर से सजा सकते हैं, हरी धनिया तो पड़ती है। और लंबी कटी हुई हरी मिर्ची रख दीजिए, क्या मजे देंगे। दीपा ने बता दिए भटूरे, हमने छोले बता दिए। और चलते चलते सेब की रबड़ी बता देते हैं। 2 कटोरी सेब का पल्प ले लें, 1 कटोरी चीनी, 1 लीटर दूध, 2 बड़े चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को एक नॉन स्टिक कढ़ाई में पहले घी गर्म करें, इसमें दूध डालें और करीब 20-25 मिनट तक पकाएं। दूध जब गाढ़ा होने लगे तो फिर इसमें जो कद्दूकस किया हुआ सेब है वो डाल दें और इसके बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिलाकर और गाढ़ा होने दें, पका लें। लीजिए, स्वादिष्ट आपकी सेब की रबड़ी तैयार है।
और आज शाम के लिए पूरे पकवान तैयार? पूरे पकवान तैयार है और सब तैयार है, लेकिन भाई इस तैयारी में जो है समय कह रहा है कि अब हम लें इजाजत। तो आप सभी को राजुल और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।